धीरे धीरे करके सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो की एग्ज़ामिनेशन डेट जैसे जैसे पास आते जा रही है, लेकिन अभी भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डाउट जो हैं इसके रिगार्डिंग क्लियर नहीं हुए हैं। चाहे वो डाउट किसी भी टॉपिक को लेकर हों, जैसे रिटन एग्जामिनेशन या स्टेनो किसी को लेकर भी हो, उनके डाउट अभी क्लियर नहीं हुए। तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरकारी पाठशाला में, जहाँ पे आज हम एएसआई स्टेनो के सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो के जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका पूरा पैटर्न समझेंगे कि किस तरीके से बेसिकली रिटन एग्जामिनेशन इसका होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाय की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं एग्जामिनेशन डेट जो है इसकी 16 जुलाई 2017 ये इसकी एग्जामिनेशन डेट है, जो कि नोटिफिकेशन में दी हुई है और वहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये एग्जामिनेशन डेट इसकी चेंज नहीं होने वाली है। तो एग्ज़ाम जो होगा इसका वो होने वाला है OMR बेस्ड, जो कि 225 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। दो पार्ट में एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा दोस्तों, पेपर 1 एंड पेपर 2। यानी कि पेपर तो सिंगल ही होगा लेकिन वो दो पार्ट में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात की जाए 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 की बात की जाए 25 मार्क्स का होगा। पेपर 1 फिर 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए जो होगा वो दो पार्ट में होगा, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, उसी का आपको देना होगा, दूसरी लैंग्वेज आप छोड़ देंगे वहाँ पे। पार्ट बी जनरल इंटेलिजेंस, पार्ट सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, पार्ट डी क्लरिकल एप्टीट्यूड। इनके क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन इनमें से आपको एक चूज़ करनी होगी, हिंदी या इंग्लिश, उसी का आप कर पाएंगे। सेकंड पेपर जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हमारा। फर्स्ट था हमारा OMR बेस्ड 200 मार्क्स का, सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 मार्क्स का, जिसमें कि दो क्वेश्चंस होंगे, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। जिसमें ऐसे राइटिंग की बात की जाए 15 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होगा, लेटर राइटिंग की बात की जाए 10 मार्क्स का लेटर राइटिंग होगा यहाँ पे। तो अब देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है ये बाईलैंग्वेज होगा, यानी कि इसमें आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे या लेटर अपना, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फील करें उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जैसे कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल 200 क्वेश्चन ही बनेंगे इसमें, 50 क्वेश्चंस ऑफ ईच पार्ट। इस तरीके से 200 क्वेश्चंस बनते हैं 200 मार्क्स के। और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे पेपर 1 की अगर बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों पेपर 2 जो होने वाला है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का नहीं होने वाला है। यानी कि आप उसमें कितने ही मार्क्स लेके आएँ कोई मैटर नहीं करता, कितने भी कम या कितने भी ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स आप उसमें लेके आएँ वो मैटर नहीं करेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। लेकिन पेपर 1 जो होगा ये आपको क्वालिफाई करना होगा। इसकी क्वालिफाइंग नेचर की बात की जाए तो ये जो क्वालिफाई होगा वो होगा 40% मार्क्स लेके आने होंगे जनरल या OBC के कैंडिडेट्स को, और वहीं 35% मार्क्स लेके आने होंगे SC या ST के कैंडिडेट्स को आउट ऑफ 200। यानी कि 80 मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स एंड 70 मार्क्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। अगर इससे कम मार्क्स आप लेके आते हैं तो फिर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क है सिर्फ, यानी कि मिनिमम मार्क्स है ये जो 80 और 70 मार्क्स है। आपको इतने ही मार्क्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई नहीं करनी है, जितने मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आएंगे उतने मैक्सिमम चांस आपके बनेंगे जॉब गेन करने के। तो इसलिए 80 मार्क्स तक का ना सोचिएगा, मैक्सिमम मार्क्स का सोचिएगा जितना आप ज़्यादा कर सकें। और बात की जाए पेपर वहाँ पे किस तरीके से होगा, तो दोस्तों जब वहाँ पेपर देने जाएंगे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा प्लस एक आंसर बुकलेट मिलेगी। क्वेश्चन पेपर और आंसर बुकलेट दोनों जो होंगे वो आपके वहाँ पे जमा हो जाएंगे, लेकिन आपको एक डुप्लीकेट बुकलेट जो होगी, आंसर शीट होगी, वो मिलेगी, जो कि कार्बन कॉपी के थ्रू प्रिंट होकर वहाँ पे आपको मिलती है। जो आप आंसर्स फिल करते हैं उसी आंसर्स की कार्बन कॉपी वो डुप्लीकेट कॉपी आपको वहाँ पे मिलेगी। अब दोस्तों ये तो थी इसकी एग्जामिनेशन डेट, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करे स्टूडेंट्स को, वो है इसका PST और डॉक्यूमेंटेशन की डेट। PST और डॉक्यूमेंटेशन की डेट है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। अगर बात की जाए PST और डॉक्यूमेंटेशन की, तो पहले PST और डॉक्यूमेंटेशन ही होगा, उसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, CRPF ASI स्टेनो का नोटिफिकेशन चेक करेंगे, उसके अंदर इसका सेकेंड पेज देखिएगा। सेकंड पेज देखेंगे, उसमें 12th नंबर का जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे कि जो कैंडिडेट इसके PST और डॉक्यूमेंटेशन को क्वालिफाई कर लेंगे वही एलिजिबल होंगे रिटन टेस्ट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले PST और हमारा डॉक्यूमेंटेशन पहले होगा, उसके बाद ही जो है इसका रिटन होगा। और इसके लिए
यानी कि इसके लिए एडमिट कार्ड आएगा उसका, सीधी सी बात है, ऑब्वियस है, जब डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो उसका एडमिट कार्ड आएगा, तभी कैंडिडेट जाके वहाँ पे किसी भी सेंटर पे इसका डॉक्यूमेंटेशन या फिर पीएचडी फुलफिल कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम रेगुलर विजिट करते रहें। आप उसकी वेबसाइट पे www.crpfindia.com, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप रेगुलर विजिट करती रहिए, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड होगी आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगी और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा आपके दिमाग में। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर की हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पे तो ये जो चीज़ है ये कंफ्यूज कर रही थी, इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में एक और बात बता दूं यहाँ पे, इसके में 15 मार्क्स और 10 मार्क्स हैं, ये भी कुछ पार्टों में डिवाइड हैं। जैसे कि लेटर राइटिंग की बात की जाए तो इसका फॉर्मेट के अलग मार्क्स हैं, बॉडी के अलग मार्क्स हैं, सैल्यूटेशन के अलग मार्क्स हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं एग्जाम गेन करना, 2.5 घंटे का पेपर ये होगा टोटल, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करने होंगे। कैंडिडेट्स करते क्या है कि वो प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, इस वजह से वो 2.5 घंटे सिर्फ पेपर 1 में ही करते हुए रह जाते हैं, पेपर 2 छूट जाता है या फिर अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो आपको जनरली, जैसे कि हमें टाइम लिमिट मिलती है, अगर 200 क्वेश्चन की बात करें तो हमेशा 200 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे ही मिलते हैं, तो हमको सिर्फ 2 घंटे ही लेके चलने हैं पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए यहाँ पे हमको 30 मिनट इस तरीके से बचेंगे, जिसमें हमको ऐसे और लेटर यहाँ पे कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, मैक्सिमम टाइम सेट करके, जिसमें कि हम सिर्फ 2 घंटे यहाँ पे पार्ट 1 को लेकर चलेंगे और बाकी के 30 मिनट हमें इसके लिए बचा के चलने हैं। अब जो मेरिट लगेगी दोस्तों, यहाँ पे पहली मेरिट जो लगती है वो लगती है 200 मार्क्स में से, उसमें आपको 220 ये जो 25 मार्क्स होते हैं ये नहीं जुड़ते हैं। पहली मेरिट जो लगेगी आपकी स्टेनो के लिए वो 200 मार्क्स में से लगेगी, जितने भी कैंडिडेट्स इसको क्वालिफाई कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था 40% और 35% मार्क्स कैंडिडेट्स की कैटेगरी के हिसाब से, तो जितने भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर लेंगे 200 मार्क्स में से, उनको जो है स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा। जब स्टेनो क्वालिफाई हो जाएगी फिर ओवरऑल मेरिट लगेगी 225 मार्क्स में से, यानी कि फिर 25 मार्क्स यहाँ पे ऐड होंगे और तब ओवरऑल मेरिट जो लगेगी फिर लगेगी 25 मार्क्स में से, लेकिन पहली मेरिट जो लगेगी वो 200 मार्क्स में से ही लगेगी। तो ये तो था, जितना भी डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है एग्जाम के रिलेटेड, उसका पैटर्न जो है। अब देख लेते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या आएगा इसमें और किस तरीके से पढ़ाई करें जिससे कि आसानी होगी हमें एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं इसका। सिलेबस की बात की जाए तो जैसा कि हिंदी और इंग्लिश की बात करी थी, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस पहले देखते हैं क्या है। वोकैबुलरी है, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट है, इसमें इडियम फ्रेजेस हैं, ग्रामर है, कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम्स, अनसीन पैसेजेस, एंटोनिम्स, ये इसका हिंदी या इंग्लिश का सिलेबस हो गया। इसमें अनसीन पैसेज पे और वोकैब पे आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि टाइम मैनेज करना सिखाती है और मैक्सिमम मार्क्स आप इसमें, मान लीजिए आपको वोकैबुलरी याद है तो उसमें आपको कोई सोचना नहीं है, आपको आता है, सीधे टिक मार्क करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आप वोकैब पे और अनसीन पैसेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्यों अनसीन पैसेज पे इसलिए मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आंसर वहीं पे होते हैं, आपके सामने इसका आंसर बस पढ़ के आपको देना है। इसकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में इसके आंसर वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स जो हिंदी बोर्ड का होता है वो ये सोच के इसकी तैयारी नहीं करते हैं अनसीन पैसेज की कि हमारे समझ में नहीं आने वाला है। जो सीबीएसई बोर्ड का होता है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है, वो ये सोच के इसकी तैयारी नहीं करता कि भाई मेरा तो बहुत स्ट्रांग है, मैं क्या करूँगा तैयारी करके। इसी वजह से दोनों ही बोर्ड के जो कैंडिडेट्स होते हैं जब एग्जाम में वहाँ बैठते हैं, या तो ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, या फिर इसमें सोचते तो हैं कि हम सही करके आगे, लेकिन गलत क्वेश्चन यहाँ पे करके आते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा हिंदी और इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस पे। अब बात करें हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, परसेंटेज अगर आपने कर लिया तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आपका जो है डिस्काउंट, ये जो टॉपिक है ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि परसेंटेज हो गया हमारा, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल अर्थमेटिकल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। CI एंड SI, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन में आपको लाइट क्वेश्चंस लेके चलने, ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस मेंसुरेशन के नहीं करने हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन जो कि लगभग 5 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। आपको जो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, वो आपको ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये इसके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको आप टच ना करें। क्योंकि दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना सिर्फ हमें वो चीज़ पढ़नी होती है जो आ रही है, बल्कि वो चीज़ छोड़नी भी होती है, अवॉइड भी करनी होती है जो हमारे काम की नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अवॉइड करनी है, इसको नहीं पढ़ेंगे अगर आप CRPF ASI स्टेनो के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या है। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप,
और अर्थमेटिक रीजनिंग, नंबर सीरीज में से और अर्थमेटिक रीजनिंग में से काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। वेन डायग्राम, डिस्टिंग्विश पैटर्न, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आप सबसे ज़्यादा ध्यान जो यहाँ पे देना है, आपको नंबर सीरीज पे ध्यान देना है, यानी कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके ऑर्डर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस में मैक्सिमम मार्क्स आप लेके आ सकें। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस, इसका पैटर्न। अब बात आती है हम कौन सी बुक लें इसके लिए तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे बुक आप कोई सी भी ले सकते हैं, अपनी चॉइस की, अपनी पसंद की कोई सी बुक ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। बस आपको करना क्या है, जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है उस सिलेबस के थ्रू जाइए, किसी भी बुक से सारे क्वेश्चंस करिए, अटेम्प्ट करिए। वो क्वेश्चंस आपको अवॉइड कर देने हैं जो ज़्यादा हाई लेवल के, जैसे कि सीजीएल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे टियर 2 के, वो क्वेश्चंस आप अवॉइड करिएगा। असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको सीआरपीएफ के, वो क्वेश्चन आप अवॉइड कीजिएगा। यानी ग्रेजुएट लेवल के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको अवॉइड करने हैं, और 10+2 लेवल के जितने भी क्वेश्चन हैं, फिर चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, सीआरपीएफ के हों, एसएससी के भी हों, किसी के भी हों, बस हमारे सिलेबस से रिलेटेड हो और 10+2 तक के लेवल के हों। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हाई लेवल चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल आपको यहाँ पे नहीं लेके चलना है, क्योंकि उतने हाई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो वही चीज़ पढ़िए जो आने वाली है, फजूल की चीज़ ना पढ़िए, वही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों 10+2 के लिए आप एक चीज़ करनी है, कोई सी बुक आप ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन जो मैंने बताया वैसा कीजिएगा। और सबसे जो काम की चीज़ आपको यहाँ पे करनी है वो है इसके प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपने 20 से 25 प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए, 20 भी प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिए ईमानदारी से, टाइम मैनेजमेंट करके, तो आप समझ लीजिए आपका 70% काम हो गया सिलेक्शन के लिए। अगर आपने 20 प्रैक्टिस सेट ईमानदारी से टाइम, प्रैक्टिस सेट लगाए कैसे जाते हैं बेसिकली, क्वेश्चन क्या करते हैं कैंडिडेट्स, प्रैक्टिस सेट लगाए, मार्क्स अपने ऐड करें, कितने मार्क्स आ रहे हैं, बस काम हो गया। प्रैक्टिस सेट ऐसे नहीं लगाया जाता कायदे से, हमको ना सिर्फ मार्क्स ऐड करने होते हैं, वहाँ पे जो हमारे गलत क्वेश्चंस हो रहे होते हैं उन क्वेश्चंस को भी समझना होता है कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे क्या मेरे को दिक्कत आ रही है। तो उन क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान दीजिएगा जो छूट रहे हैं, ना सिर्फ अपने मार्क्स कैलकुलेट किए और प्रैक्टिस सेट लगाया और कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7983306702, जिसके थ्रू आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो जिसपे कि मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया था, रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न कोशिश की है मैंने पूरा समझा पाने की। होप आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आप अपने सुझावों के लिए, या फिर जो भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं सीआरपीएफ के एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह से जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है डिसलाइक करने में, लेकिन अपने व्यूज़ और अपने कमेंट्स और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों यही है आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।